हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर कैप्सूल सीरीज, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में। हु आर द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो बिजनेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अलग अलग तरह के लोग हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है मैम? हर वो शख्स जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, हर वो शख्स जो बिजनेस से इम्पैक्ट होता है, उसे हम स्टेक होल्डर मानते हैं। कोई भी पर्सन जो बिजनेस से अफेक्ट हो रहा है या बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, वो हमारा स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर के टाइप्स जानेंगे हम आज के इस सेशन में। 3 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं मेनली हमारे पास। लेट अस हैव अ लुक कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास। वी हैव बच्चों इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे साथ होते हैं। जैसे कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स। एम्प्लॉयज इंटरनल स्टेक होल्डर है क्योंकि वो बिजनेस के अंदर ही रहकर काम कर रहे हैं। डायरेक्टर्स आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स, वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही रहकर काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंटरनल स्टेक होल्डर्स है। अच्छा मैम, हम ये टाइप्स पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखो बच्चों, हर स्टेक होल्डर की आपसे कुछ न कुछ उम्मीदें होंगी। जैसे आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं आपके स्टेक होल्डर्स। और सब लोग आपसे अलग अलग उम्मीदें रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स की भी काफ़ी सारी उम्मीदें होती है, और वो उम्मीदें फुलफिल करता है ऑर्गेनाइजेशन, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो एम्प्लॉयज़ क्या चाहेगा बताइए ज़रा? एम्प्लॉय चाहता है एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, अच्छी सैलरी हो, टाइमली उनको पेमेंट मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, उनके काम को एक्नॉलेज किया जाए। डायरेक्टर क्या चाहेगा? डायरेक्टर के काम को रिस्पेक्ट मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, डायरेक्टर को अच्छे पेमेंट्स मिले, बोनसेस मिले, कंपनी ग्रो करे। सो ये एक डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन होगी फ्रॉम द कंपनी। तो दीज आर इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही है, वो इंटरनल है। वो इन्फ्लुएंस हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स, कैसे बिजनेस चलता है। स्टेक होल्डर इंटरनल कौन कौन से? एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। एम्प्लॉयज क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? फेयर पेमेंट, मतलब प्रॉपर सैलरी मिले। जॉब सिक्योरिटी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको डर रहे कि कहीं मेरा जॉब खो ना जाए, तो एक प्रॉपर सेफ और सिक्योर जॉब मिले। गुड वर्किंग कंडीशंस, वो जहाँ पे काम कर रहा है अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, सेफ हो वहाँ पे काम करना। एग्जाम्पल, वर्कर्स एक्सपेक्ट हायर पे इफ गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिक रूल है कि अगर आप किसी से ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो वो आपसे ज़्यादा पेमेंट एक्सपेक्ट करेगा। तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन है। अगर आपने उसकी एक्सपेक्टेशन मीट ना की हो, तो क्या होगा? तो वो छोड़कर चला जाएगा। मैनेजर्स और डायरेक्टर, उनको क्या चाहिए? अच्छा स्टेटस चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, बोनस चाहिए, उनको भी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, और उनको पावर चाहिए कि हमारे हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर हो। अगर कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर है और हम उसे डिसीजन लेने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा वहाँ पे। मैनेजर्स विल सपोर्ट ग्रोथ स्ट्रेटजीज इफ दे लीड टू इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स एंड बोनसेस। अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बन रही है जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा, बोनस बढ़ेगा, तो मैनेजर ऐसी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करेगा। तो इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले लोग जो घर में रहते हैं, वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? अब आते हैं कनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब क्लोज रिश्तेदार हमारे, जो काफी क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्लोज रिश्तेदार कौन है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं है, बट काफी ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स, जैसे कि लैंडर्स, जैसे कि सप्लायर्स। ये वो लोग हैं जिनसे अक्सर कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। तो ये हमारे कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। These stakeholder have financial और operational link with the company. ये वो लोग हैं जिनका फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लिंक रहता है कंपनी में। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कैसे कनेक्टेड हैं? तो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट लाकर दे रहे हैं कंपनी को, तो वो क्या चाहेगा?
कि उसका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, उसको उसकी कैपिटल पे अच्छा रिटर्न मिले, डिविडेंड मिले, पैसा डूब ना जाए। ये शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है। रेगुलर डिविडेंड, कैपिटल में ग्रोथ हो, मतलब शेयर के प्राइजेस बढ़े, कंपनी स्टेबल रहे, डूब ना जाए, ये शेयर होल्डर चाहता है। इफ ग्रोथ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स। अगर ज़्यादा वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। कस्टमर जो आपसे सामान खरीद रहे हैं वो ये चाहेगा कि आप उनको टाइमली चीज़ें सप्लाई कर पाओ, अच्छे क्वालिटी के गुड सप्लाई कर पाओ, सही दाम पे सप्लाई कर पाओ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट गुड वैल्यू, सही दाम पे सही चीज़ प्रोवाइड कर पाओ। ये कस्टमर की उम्मीदें हैं आपसे। रेजिंग प्रोडक्ट प्राइजेस माइट रिड्यूस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर किसी चीज़ के दाम आपने एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो कस्टमर स्विच कर लेगा, कस्टमर सब्स्टिट्यूट पे चला जाएगा। तो कस्टमर भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, उन एक्सपेक्टेशन को मीट करना ज़रूरी होगा, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सप्लायर्स जो हमको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो हमसे क्या चाहेंगे कि हम उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रखें, हम उनका टाइमली पेमेंट करें। टाइमली पेमेंट एंड स्टेबल बिजनेस रिलेशनशिप ये सप्लायर आपसे चाहता है। अगर पेमेंट हम उनको लेट करेंगे तो सप्लायर हो सकता है हमको गुड्स ही सप्लाई ना करे, आगे से उधारी देना बंद कर दे। फाइनेंस प्रोवाइडर जो लोन दे रहे हैं हमको, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि हम उनको टाइमली रीपे कर पाए, इंस्टॉलमेंट्स पे कर पाए, इंटरेस्ट पे कर पाए। लोन रीपेमेंट्स विथ इंटरेस्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स ये लेंडर्स की उम्मीदें हैं। बैंक्स असेस अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश बिफोर अप्रूविंग लोन। अब कोई भी बैंक लोन देने से पहले क्या देखता होगा, ये कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, ये कंपनी हमारा पैसा रिटर्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इनके पास सफिशिएंट एसेट्स है कि नहीं है सिक्योरिटी के तौर पे देने के लिए। तो कनेक्टेड मतलब हमसे क्लोजली कनेक्टेड लोग जिनके साथ हमारा ट्रांजेक्शन होता रहता है, वो हमारे लिए कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है, तो वैसे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। 3 तरह के स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं हमारे पास। पहले है इंटरनल जो हमारे घर में ही रहते हैं, मम्मी पापा भाई। दूसरे हैं कनेक्टेड जो क्लोजली कनेक्टेड है, बुआ चाचा मौसी, जिनका अक्सर आना जाना लगा रहता है। तीसरे हैं एक्सटर्नल, दूर के रिश्तेदार। ये इम्पोर्टेंट तो होते हैं बट इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, पर हाँ कभी कभी ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टेड जिसका रेगुलर लिंक हो, रेगुलर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लिंक, किसी ना किसी तरह से वो हमसे लिंक्ड हो। एंड एक्सटर्नल कंप्लीटली आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जिनका रेगुलर लिंक तो नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट हो गए, एनजीओज हो गए, पर वो हमको इम्पैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स जो अंदर रहकर काम कर रहे हैं। सबकी एक्सपेक्टेशंस मीट करना पॉसिबल नहीं है, बट सबको इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें आंसर सेलेक्ट, जनरली क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं कि आपके कौन से स्टेक होल्डर हुए, या फिर आपको 4-5 ऐसे मैच द फॉलोइंग करने का आ सकता है। 4-5 आपको स्टेक होल्डर्स दे दिए और सामने आपको मैच करना है, ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है कि कनेक्टेड है। गवर्नमेंट हो गया, नॉन एनजीओज हो गए, के अलावा ट्रेड यूनियंस हो गए जो एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे लड़ते हैं, तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। दे आर द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑपरेशन। ये हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट कैन इन्फ्लुएंस और बी इम्पैक्टेड बाय देम, पर ये हमको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं
या हम उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कौन आता है यहाँ पे? कम्युनिटी और पब्लिक, मतलब आम जनता। जैसे कि आपने एक कंपनी बना दी, ठीक है, वो कंपनी के आसपास कुछ लोग रहते हैं। अब ये लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी कंपनी के कारण, और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। तो ये लोग, हो सकता है कि सब लोग इकट्ठे हो जाए, इस कंपनी को बंद करवाने की अपील कर दे, किसी पॉलिटिकल ग्रुप के पास पहुंच जाए। तो आम जनता भी आपके लिए स्टेक होल्डर है। वो ये चाहती है कि बिजनेस शुड एक्ट रेस्पॉन्सिबली इन देयर लोकल एरिया। ये एक पब्लिक, एक आम जनता की एक्सपेक्टेशन होती है कि रिस्पॉन्सिबली बिजनेस हो। लोकल रेसिडेंट्स में प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ न्यू शॉपिंग सेंटर। जैसे कि एक नया शॉपिंग सेंटर बन रहा है, तो लोकल रेसिडेंट उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पेड़ काट कर बनाया जा रहा है, या उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने वाला है, या उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपोज कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुडंट हार्म द एनवायरमेंट। और अगर एनवायरमेंट को आप हार्म कर भी रहे हो तो सामने कुछ ऐसा करो जिससे लोगों को लगे कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर एनवायरमेंट। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उससे पोल्यूशन होने वाला है, तो साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड वो लाखों ट्रीज प्लांट करवाए। ग्रीन एक्टिविस्ट में प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एयरपोर्ट एक्सपांशन। जैसे कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी सोच रही है हम एयरपोर्ट को एक्सपांड करें, तो हो सकता है एनवायरमेंटल ग्रुप्स अपोज करें। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कई सारी जगह फॉरेस्ट कटवाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो लोग उसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये लोग वैसे लोग हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से लिंक्ड नहीं है, बट यस, अगर हमने इनकी नहीं सुनी तो ये कल को हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। वी नीड टू रिजॉल्व देयर इश्यूज ऑल्सो। हम ये नहीं सोच सकते कि इनका हमसे क्या लेना देना है। दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस। गवर्नमेंट चाहेगी कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस करें। अगर आपको लाइसेंस मिला है तो लाइसेंस की टर्म्स और कंडीशंस को आप फुलफिल करें। टैक्स आप टाइमली पे करें, टैक्स इवेजन ना करें। बिजनेसेस मस्ट कंप्लाई विथ लॉ एंड पे टैक्सेस। गवर्नमेंट रेगुलेट इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि आप पोल्यूशन मत करो, आप टैक्स टाइमली पे करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है रेड आ जाए आपके घर पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। ट्रेड यूनियंस जो एम्प्लॉयज के लिए बनाई जाती है, एक यूनियन होती है जो एम्प्लॉयज के लिए बोलती है। एम्प्लॉय राइट्स एंड फेयर ट्रीटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ट्रेड यूनियन ये चाहती है कि एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट मिले ऑर्गेनाइजेशन। अगर पता चलता है किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, तो सारी यूनियन इकट्ठा होकर स्ट्राइक कर सकती है, काम रुकवा सकती है। इफ अ फैक्ट्री क्लोजेस, यूनियंस एक्सपेक्ट वर्कर्स टू बी ऑफर्ड ऑल्टरनेटिव जॉब्स। अगर कोई फैक्ट्री बंद हो रही है तो ऑब्वियसली उसके एम्प्लॉयज की जॉब चली गई। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन ये चाहेगी कि उन एम्प्लॉयज को कुछ ऑल्टरनेटिव जॉब्स मिले। अगर वो कंपनी ऑल्टरनेटिव जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली यूनियन विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। तो ये है हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो एज सच हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस, अगर हमने उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया तो ऑब्वियसली इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। तो ये तो थे हमारे 3 टाइप्स। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू आया स्टेक होल्डर्स का, जहाँ पे 2 तरह से डिवाइड किया गया, प्राइमरी स्टेक होल्डर एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंटरनल प्लस कनेक्टेड स्टेक होल्डर। और सेकेंडरी मतलब जो कम इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, दूर के रिश्तेदार है। So an alternative way to classify stakeholder is by their relationship with organization. प्राइमरी स्टेक होल्डर में बताइए जरा कौन होगा? दे हैव a contractual link with the organization. इंटरनल एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर, जिनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेना देना है, अच्छे खासे रिलेशन है, जो क्लोजली कनेक्टेड है बिजनेस से, वो हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर। और इन शॉर्ट बोलूँ तो जो इंटरनल और कनेक्टेड है वो हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर है। एक्सटर्नल मतलब जिनका डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, बट दे हैव एन इंटरेस्ट बट नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमारे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए बच्चों। आई होप आपको स्टेक होल्डर्स में क्लैरिटी मिली होगी।
इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कनेक्टेड मतलब जो क्लोजली कनेक्टेड है, और एक्सटर्नल मतलब जिसका डायरेक्ट लिंक नहीं है बट जो हमको अफेक्ट कर सकता हो। ठीक है, इन्हीं स्टेक होल्डर के ऊपर एक एनालिसिस किया जाता है कि कौन से स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स हमें पहले मीट करनी है, क्योंकि सारी की सारी रिक्वायरमेंट हम एक साथ से मीट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मेंडेलॉज मैट्रिक्स आता है। मेंडेलॉज मैट्रिक्स जो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर कोई स्टेक होल्डर के पास बहुत ज़्यादा पावर है और उसका कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये होते हैं की स्टेक होल्डर, इनकी आपको सुननी पड़ेगी। जैसे आपने किसी बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया है, तो ऑब्वियसली उसका आपकी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि उसने आपको 100 करोड़ रुपए दिए हैं बिजनेस करने को। तो बट ऑब्वियस है, मुझे उस स्टेक होल्डर को खुश रखना पड़ेगा सबसे पहले। कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होंगे जिनका कोई पावर, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो ये मेंडेलॉज मैट्रिक्स चलता है। हम देखते हैं जिसकी पावर ज़्यादा है और जिसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, पावर हाई और इंटरेस्ट भी हाई, तो ऐसे लोगों को हमें हमेशा सेटिस्फाइड और हैप्पी रखना पड़ेगा। ये हमारे की प्लेयर्स हैं, ये हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इनका पावर ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। और ऐसे लोग जिनका पावर कम है और इंटरेस्ट भी कम है, उनके लिए हम मिनिमल एफर्ट्स करेंगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली स्टेक होल्डर्स को समझना इम्पॉर्टेंट है और ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि किसका पावर ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है। जो पावरफुल है उसे तो हमें खुश रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियसली उसकी पावर कहीं ना कहीं हमारी पावर ख़त्म कर सकती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ सच लेक्चर्स, जहाँ पे हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे थोड़े थोड़े समय में। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। We'll be waiting for you in the next lecture. Till then, keep studying, keep revising.